हेलो बच्चों, आज मैं आपको वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित कहानी शरणागत की व्याख्या समझाऊंगा। बेटे एग्जाम स्पेशल है और बहुत कुछ संभव है कि एग्जाम में आए। अगर आप ये वीडियो ठीक से देखते हैं तो आपने पाठ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, निश्चित रूप से पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है, कहानी की समीक्षा कीजिए। तो बेटा एक पॉइंट समझ लीजिए, सभी कहानियों के लिए है ये, इसमें मैं बता रहा हूं आपको। किसी भी कहानी की समीक्षा के मुख्य बिंदु ये होते हैं: कथानक, कथोपकथन, पात्र व चरित्र चित्रण, देश काल, भाषा शैली और उपसंहार। कथानक में आपको बहुत संक्षिप्त में कहानी लिखनी होती है। कथोपकथन माने किसके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ, क्या संवाद हुआ, वो लिखना होता है। पात्र व चरित्र चित्रण में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम और उनका थोड़ा थोड़ा काम। देश काल यानी उस समय वो परिस्थिति कैसी थी, वातावरण कैसा था, लेखक की भाषा शैली क्या है, और अंत में उपसंहार यानी कि कहानी का उद्देश्य आपको लिखना होता है। समझते हैं, शरणागत कहानी वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा रचित है। इनका जन्म 9 जनवरी 1889 को 9 जनवरी 1889 मौरानीपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक कथाओं के प्रति अतिशय प्रेम रखते थे। इनकी साहित्य साधना से प्रभावित होकर आगरा विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट अर्थात डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त की और साहित्य की साधना करते हुए 21 जनवरी 1969 को इनका देहावसान हो गया। आपको बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए: डालमिया साहित्यकार संसद पुरस्कार, प्रयाग नागरी प्रचारणी सभा के पुरस्कार, काशी के सर्वोत्तम पुरस्कार आपको आपकी रचनाओं के कारण प्राप्त हुए। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मृगनयनी, प्रत्यागत, गढ़कुम्हार, कचनार, झांसी की रानी आदि। प्रस्तुत कहानी शरणागत के प्रमुख पात्र हैं रज्जव, जो ललितपुर के निवासी हैं, कसाई अर्थात जानवरों को काटने का काम करते हैं और चलते चलते रास्ते में मणपुरा नामक गांव में रुकने का निश्चय किया। क्या कहानी है आगे आपको बताऊंगा। दूसरे हैं गरीब ठाकुर। ठाकुर हैं, दबंग हैं, उनके पास हल बैल नहीं है, थोड़ी सी जमीन है, छोटा सा मकान है। गांव वाले उस मकान को ठाकुर के डर के कारण गढ़ी कहते हैं और ठाकुर के डर के कारण ही लोग उनको राजा कहते हैं। बेटे मैंने कहानी को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। मैं सुनाता हूं, आपको ध्यान से सुनना है। जब आप ध्यान से कहानी सुन लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप करने में सक्षम न हो। एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन बनाएगा, आप उत्तर देने में समर्थ होंगे। पिछले कई वर्ष के मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, जिस तरीके के प्रश्न किए गए हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश मैं इस कहानी में कर दूंगा। आपको केवल ध्यान से सुनना है। श्री वृंदावन लाल वर्मा की शरणागत कहानी जीवन मूल्यों से परिपूर्ण कहानी है। ये जीवन के मूल्य सिखाती है। ललितपुर में रहने वाले रज्जव पेशे से कसाई थे, मैंने आपको पहले ही बताया। वो पैसा कमाने के लिए बाहर गया हुआ था। 200-300 की बड़ी रकम उसकी गांठ में बंधी हुई थी। पैसा कमाने के लिए बाहर गया हुआ था, वहां से लौट रहा था। 200-300 रुपए उस समय बहुत माने जाते थे और उसकी गांठ में यानी उसने रख रखा था अपने पास। साथ में उसकी पत्नी थी और उसकी पत्नी को अचानक बुखार आ गया। वहां से ललितपुर जहां का वो रहने वाला था काफी दूर था। बैलगाड़ी अगर करता तो उसे खर्च बहुत पड़ता। ये बैलगाड़ी मैंने बैल जिस गाड़ी को खींचते हैं, खर्च बहुत पड़ता। अतः उसने, मैंने यहां बताया कि सोचा कि यही मणपुरा में ही रास्ते में रुक जाए। समझ में आ रहा होगा बेटा। उसे ठहरने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, क्योंकि वह एक कसाई था, मुसलमान था, तथा उसे वहां बहुत लोग जानते भी थे। जानते भी थे कि ये कसाई है, मुसलमान है, जानवरों को काटने का काम करता है, इसलिए जाति छपाना
अपना काम छिपाना उसके लिए मुश्किल था। गांव में एक गरीब ठाकुर परिवार रहता था। उसके पास हल और बैल नहीं थे। बहुत थोड़ी सी जमीन थी जिसे किसान जोतते थे, जिसे उसने किसानों को जोतने के लिए दे रखा था। छोटा सा मकान था, परंतु गांव वाले उस मकान को गढ़ी कहकर पुकारते थे और ठाकुर को उसके डर के कारण लोग राजा कहकर पुकारते थे। रज्जब बीमार पत्नी के साथ ठाकुर के घर पहुंचा। उसने ठाकुर से एक रात व्यतीत करने के लिए स्थान मांगा, प्रार्थना की कि मुझे रात भर यहीं रुक जाने दो, बहुत देर हो गई है, मैं कैसे उतनी दूर जाऊंगा, पत्नी को बुखार भी है। रज्जब ने उसे बताया कि वह एक कसाई है। ये सुनकर ठाकुर ने उसके वहां आने की हिम्मत करने पर रोष प्रकट किया। ठाकुर ने उससे कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर आने की? आप कैसे आ गए? आप कसाई हैं, मैं आपको कैसे रोक सकता हूं? रज्जब ने कहा, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि राजा का घर है और राजा की जिम्मेदारी है कि अपनी प्रजा को स्थान दे। उसने शब्दों से खेला, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जिससे कि वो खुश हो जाए, इसलिए मैं यहां आया हूं। ये सुनकर ठाकुर की कठोरता गायब हो गई। ठाकुर खुश हो गया। उसने उससे अपनी चिलम से हुक्का पीने के लिए कहा और उसको घर की पौर अर्थात घर के बाहर डेवड़ी पर पड़े रहने के लिए कहा। रज्जब ने सवेरे जल्दी निकलने की बात की। ठाकुर ने उसका नाम पूछा और रोजगार में कितना फायदा या नुकसान आदि की जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन रज्जब ने बहुत गोलमाल उत्तर दिया, कुछ भी साफ साफ नहीं बताया। दोनों पति पत्नी सो गए, यानी कि रज्जब और उसकी पत्नी जिसको बुखार था। ठाकुर के पास काफी रात गए। कुछ लोग आए और बताया कि आज का दिन खाली गया, कुछ मिला नहीं है। एक कसाई रुपयों को लेकर आया था, वो निकल गया, उसको नहीं मालूम कि वो कसाई यहीं पर रुका हुआ है। ठाकुर ने घृणापूर्वक स्वर में कहा कि कसाई की बुरी कमाई है, वो नहीं छुएंगे। कसाई की बुरी कमाई है, उसका वो स्पर्श नहीं करेंगे। सवेरे रज्जब की पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, पर उसके शरीर में बहुत दर्द था, अतः वह न जा सका। ठाकुर ने उसे और रुकने की अनुमति नहीं दी। भले ही गांव में उसका दबदबा था, फिर भी इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, कसाई को उन्होंने अपने घर में रोक लिया है, इसलिए उन्होंने उसको रुकने की परमिशन नहीं दी। रज्जब अपनी पत्नी को लेकर गांव के बाहर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। वह हिंदुओं को मन ही मन कोस रहा था कि मुझे क्यों नहीं रोका, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं केवल रुकना चाहता था और कसाई तो मेरा पेशा है। पत्नी की तबीयत में सुधार न होने के कारण उसने एक गाड़ी किराए पर लेने का निर्णय किया। एक छोटी जाति का व्यक्ति अधिक किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए तैयार हो गया। दोपहर हो जाने पर पत्नी कांपने लगी, उसके शरीर में कंपन होने लगा, जिस कारण उसे अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने का डर था। करीब घंटे डेढ़ घंटे के बाद उसका कांपना बंद हुआ, लेकिन फिर दोबारा बुखार तेजी से हो गया। रज्जब ने पत्नी को गाड़ी में बैठाया और गाड़ी वाहन को जल्दी चलने के लिए कहा ताकि वह अपने गंतव्य में जहां जाना चाहता है ललितपुर जल्दी पहुंच जाए। गाड़ी वाले ने अधिक किराए की मांग की। रज्जन गुस्साया कि ये जरूरत से ज्यादा पैसे मांग रहा है। उसने और पैसे दिए, तब गाड़ी आगे बढ़ी। कुछ दूर पहुंच चुकने के बाद रज्जब ने गाड़ी वाले से बातचीत करना शुरू किया। बातचीत करना शुरू तो किया, लेकिन उसके मन में अंदर ही अंदर क्रोध था, निराशा थी, रोष था कि उसने ज्यादा पैसा क्यों लिया। उसने गाड़ी वाहन से कहा कि उसका नाम रज्जब है और अगर उसने गड़बड़ किया, अगर उसके आगे उसने बदमाशी की
तो वो उसको काट कर यही रास्ते में फेंक देगा। गाड़ीवान डर गया। चारों ओर सुनसान और अंधेरा था। उन्होंने निश्चय किया कि गांव आते ही, जैसे ही कोई गांव आएगा, वो शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लेगा। भले ही उसे पैसे वापस करने पड़े, लेकिन वो नहीं जाएगा, अपनी जान से नहीं खेलेगा। ये तो रज्जब है, ये कसाई है, ये मुझे मार सकता है। गाड़ी थोड़ी ही दूर चली होगी कि बैल रुक गए। रज्जब ने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ लेकर न जाने कहां से आ गए। 2 व्यक्ति रज्जब पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। गाड़ीवान यानी जो गाड़ी चला रहा था, जिसने ज्यादा पैसे लिए थे, वो उतर गया। रज्जब ने स्वयं को गरीब बताया तथा पत्नी के बीमार होने के कारण निवेदन किया कि मुझे जाने दीजिए, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर मारने के लिए लाठी उठाई। गाड़ीवान पकड़ा जाने पर बोला कि वह तो किराए पर गाड़ी लिए जाता है, उसके पास खाने के लिए 3-4 आने हैं। रज्जब के बारे में पूछे जाने पर उसने बताया कि वो ललितपुर का एक कसाई है। रज्जब के सिर पर मारने के लिए जो लाठी उठाई गई थी, वो वहीं रह गई। डर गए लोग। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी के कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चलो यहां से। वो नहीं माना, बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर करो दाऊ जी। ये लेखक के शब्दों में मैंने बता रहा हूं। उसने बोला कि इसका खोपड़ा चकनाचूर करो दाऊ जी। यदि वैसे न माने तो असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते, छोड़ना ही पड़ेगा। उसने कहा, इस पर हाथ न पसारेंगे, न इसका पैसा छुएंगे। कि कसाई का पैसा है, मुझे फलीभूत नहीं होगा, मैं इसका पैसा नहीं लूंगा। दूसरे आदमी ने कुछ भी नहीं सुना। वो लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का सिरा रज्जब की छाती पर अड़ाकर रुपया पैसा निकालने के लिए कहा। और जो व्यक्ति नीचे खड़ा था, उसने गरज कर कहा, नीचे उतर जाओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। बात समझ में आ रही बेटा? नीचे खड़े व्यक्ति ने गरज कर कहा, नीचे उतर जाओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। गाड़ी पर चढ़ा हुआ व्यक्ति जब नहीं माना, तब दाऊ जी ने उससे कहा कि वह नीचे उतर जाए, वरना वह उसका सिर फोड़ देंगे। इसका मतलब ये कि रज्जब उसकी शरण में आया था। रज्जब उसकी शरण में आया था। ये वही ठाकुर था। गाड़ी पर चढ़ा हुआ लठैत नीचे उतर आया, जो लाठी लिए हुआ था नीचे उतर आया। नीचे वाले व्यक्ति ने उन सब से अपने अपने घर जाने के लिए कहा। उसने गाड़ीवान से कहा, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा आना। मतलब उसे जहां तक जाना है वहीं तक उसे छोड़ आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझिए। दाऊ जी के साथी ने आगे से उनके साथ न आने की धमकी दी। दाऊ जी ने कहा, न आना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूं, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। यानी बुंदेलखंड के रहने वाले लोग जो शरण में आया हुआ है, उसके साथ विश्वासघात नहीं करते। ये आप समझ लीजिए, ये मेरे पास शरण में आया हुआ था, मैं इसके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। बेटा, अगर इसमें एक क्वेश्चन बने, बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, पंक्ति के आधार पर कहानी की समीक्षा कीजिए, तो आपको कहानी की समीक्षा इन बिंदुओं पर करनी है। इसका कथानक क्या है, यानी स्टोरी क्या है, बहुत छोटे में लिखना है। जो लोगों के बीच में बातचीत हुई है उसको कथोपकथन बोलते हैं। कैरेक्टर्स के नाम लिखने हैं, उस समय का वातावरण कैसा था, और लेखक की भाषा शैली क्या है, तथा उसका अंत क्या हुआ, उसका उद्देश्य क्या निकला, उसका हल क्या निकला। बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से भी करवाएं। धन्यवाद।